हेलो स्टूडेंट्स, हरिओम कॉमर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओज के अंतिम कंटेंट के रूप में बैलेंस शीट पर डिस्कशन करने वाले हैं। बैलेंस शीट पर चर्चा करने से पहले मैं 2-3 निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। पहली ये कि हरिओम कॉमर्स का यूट्यूब चैनल अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी इसी वक्त तुरंत कर ले और बेल आइकन भी दबा ले ताकि हरिओम कॉमर्स के द्वारा अपलोड किए जाने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली प्राप्त होता रहे। दूसरा आपसे निवेदन ये है कि हरिओम कॉमर्स का टेलीग्राम चैनल को भी आप अभी ज्वाइन कर लें। हरिओम कॉमर्स के टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दिए हुए होंगे, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में हरिओम कॉमर्स के द्वारा टाइम टू टाइम चैप्टर वाइज, क्लास वाइज, टॉपिक वाइज नोट्स, वीडियोज़ और कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड और भी दूसरे इंफॉर्मेशंस, कैरियर काउंसलिंग और भी कैरियर कहाँ कैरियर में के लिए क्या क्या स्कोप हैं कॉमर्स में, उनसे संबंधित भी जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराई जाती रहेंगी। तो अब हम लोग, और तीसरा निवेदन एक और है ये कि हो सकता है आज मेरी आवाज़ में थोड़ी बहुत आपको खामी दिखे, तो उस पर ध्यान न दे करके कंटेंट पर ध्यान देंगे, क्योंकि थोड़ी चेंजिंग मौसम के कारण या और कुछ मौसम के प्रभाव से आज थोड़ी आवाज़ में वो खराश है, ऐसा आप भी महसूस कर रहे होंगे। खैर कोई बात नहीं है। तो बच्चों, आज हम लोग बैलेंस शीट पढ़ने वाले हैं कि जब कोई एनपीओ अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहले तो रिसिप्ट एंड पेमेंट तैयार करता है, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करता है और लास्ट में बैलेंस शीट तैयार करता है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि इसका बैलेंस शीट कुछ अलग होता है क्या? नहीं, इसका बैलेंस शीट भी उसी फॉर्मेट में तैयार किया जाता है जिस फॉर्मेट में ट्रेडिंग कंसर्न्स अपना बैलेंस शीट तैयार करते हैं। उसी पैटर्न पर तैयार किया जाता है जिस पैटर्न पर ट्रेडिंग कंसर्न्स अपना बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो अब इनकी तैयारी से पहले आप चूंकि 11th में पढ़ चुके होंगे बैलेंस शीट के बारे में, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल ट्रेडिंग चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे, या पार्टनरशिप फर्म का अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए होंगे तो उसमें भी बैलेंस शीट आप बनाए होंगे, उसका कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा। फिर भी आप इतना जानिए कि बैलेंस शीट जो है कोई अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। मैंने एक क्लास में एक स्टूडेंट को पूछा कि भाई परचेज फर्नीचर या कोई भी कैपिटल पेमेंट्स विच आर मेड फॉर परचेजिंग द फिक्स्ड एसेट्स, बैलेंस शीट के किस साइड में दिखाया जाता है? तो पता है वो लड़का क्या बोला? उसने बोला कि सर बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। तो असल में अकाउंट्स में क्रेडिट साइड राइट साइड में होता है, तो उसको लगा कि राइट साइड में एसेट्स को दिखाया जाता है तो क्रेडिट साइड ही होगा। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रहे, बैलेंस शीट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कह के नहीं बोलना चाहिए। क्रेडिट साइड और डेबिट साइड नहीं होता है क्योंकि ये अकाउंट नहीं है, और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो अकाउंट होता है उसी में ये दो साइड्स होते हैं। बैलेंस शीट
में भी दो साइड्स होते हैं, लेकिन बैलेंस शीट के साइड्स को हम लोग डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं, बल्कि लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड या लेफ्ट साइड और राइट साइड के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, आप ये भी मन में आ रही होगी बात, या जानना चाहेंगे कि सर बैलेंस शीट बनाने के कितने फॉर्मेट हैं, कितने प्रकार के फॉर्मेट्स हैं। तो जानिए कि फॉर्मेट जो बैलेंस शीट के हैं, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट are followed by any concerns either trading or non trading। टू टाइप्स के बनाए जाते हैं। पहला जो टाइप्स है इसका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट है, और दूसरा वर्टिकल फॉर्मेट, वर्टिकल फॉर्मेट। यहां आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आउट ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट फॉर्मेट, व्हिच टाइप ऑफ फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट इज एडॉप्टेड या फॉलोड बाय एनपीओज। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा इन दोनों में से कौन सा फॉर्मेट एडॉप्ट किया जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना कि आजकल अब एनपीओज सिर्फ ट्रस्ट सोसाइटी के फॉर्म में नहीं काम करते हैं या स्थापित होते हैं, बल्कि कंपनी के फॉर्म में भी अब एनपीओज फॉर्म्ड होते हैं, इस्टेब्लिश्ड होते हैं, और वे काम अपना करते हैं, सोशल वेलफेयर का काम करते हैं। तो यदि उस एनपीओ का क्या स्थापना, उसका इस्टेब्लिशमेंट अगर अंडर कंपनीज इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का अंडर सेक्शन 8 के अंडर में हुआ हो, तो उसको वर्टिकल फॉर्मेट ही सिर्फ एडॉप्ट करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और यदि एनपीओ की स्थापना ट्रस्ट के रूप में हो, सोसाइटी के रूप में हो, तो वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है, बैलेंस शीट तैयार करता है। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट कैसे होता है? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट एक तरफ लाइबिलिटीज और दूसरे तरफ एसेट्स, और वर्टिकल फॉर्मेट ऐसे सीधा, ऊपर लाइबिलिटीज नीचे एसेट्स, ऐसे जाएगा उसका फॉर्मेट। और हॉरिजॉन्टल इधर से जाएगा, लाइबिलिटीज एसेट्स, और वर्टिकल फॉर्मेट में लाइबिलिटीज एसेट्स, ऐसे जाएगा। तो यही इतना फर्क है दोनों में। आजकल किसी भी कंपनी के लिए या कोई ऐसा एनपीओ हो जिसकी स्थापना इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 8 के अंडर हुई हो, तो उसके लिए मैंडेटरी हो गया है कि वो वर्टिकल फॉर्मेट ही एडॉप्ट करेगा, फॉलो करेगा। और बाकी जो अदर हैं, जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न्स हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, या और भी ट्रस्ट के रूप में एनपीओज हैं, they are free to prepare the financial statement under horizontal format। तो ये है। अब दूसरी बात एक आएगी कि सर अगर हम हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट को फॉलो करेंगे इसमें से, तो इसका फॉर्मेट कैसा होगा? और इतना जानिए कि जनरली एनपीओ जो हैं वो प्रिपेयर देयर बैलेंस शीट
under horizontal format. Format of balance sheet. Format of balance sheet. तो जैसा हम लोग जानते हैं कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, which reflects the financial position of concerns or entities or organizations on a particular date. ध्यान रखना कि ये बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल पोजीशन रिफ्लेक्ट करता है, फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स पोजीशन ऑफ लाइबिलिटीज एंड पोजीशन ऑफ एसेट्स, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल पोजीशन. And in this sense, balance sheet is also known as position statement. इसको पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, बैलेंस शीट भी कहते हैं, या इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं. लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट में थोड़ा माइनर डिफरेंस है, वो मैं आगे कभी किसी वीडियो में चर्चा करने वाला हूं. तो एक पर्टिकुलर डेट को, एंड दैट डेट इज यूजुअली द लास्ट डेट ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड. उस एक अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट डेट को ये रिफ्लेक्ट करता है, बैलेंस को शो करता है, चाहे एसेट्स का बैलेंस हो, लाइबिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंस हो, एक पर्टिकुलर डेट को शो करता है, नॉट फॉर द ईयर एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरह वो पूरे वर्ष भर के दौरान का परफॉर्मेंस को शो नहीं करता, बल्कि एसेट्स अकाउंट एंड लाइबिलिटीज अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस को एक पर्टिकुलर डेट के दिन क्या उनके पोजीशंस हैं, ये सिर्फ उसको शो करता है. और इसकी तैयारी कैसे करते हैं? तो इसमें भी 4 कॉलम्स होते हैं. मैं कॉलम बना देता हूं. भाई देखो, हमको ड्राइंग तो बहुत अच्छा करने आता नहीं है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लाइन होगा, आप लोग इसको अदरवाइज न लेना, सीखने की कोशिश करना, तुम लोग खुद से बहुत अच्छा बनाना. ये लेफ्ट हैंड साइड के जो 2 कॉलम्स हैं, ये लाइबिलिटीज साइड के लिए होते हैं, ये लाइबिलिटीज अकाउंट के लिए होते हैं, लाइबिलिटीज. और राइट हैंड साइड के जो 2 कॉलम्स हैं, दीज आर फॉर एसेट्स. एसेट्स ये इसमें ऊपर हम लोग डेबिट और क्रेडिट न तो लिखते हैं और न डेबिट और क्रेडिट के नाम से इसको हम लोग पुकारते हैं, बोलते हैं. जब भी इसमें साइड को एड्रेस करना होगा तो हम लोग या तो लेफ्ट साइड करेंगे, राइट साइड करेंगे, या लाइबिलिटी साइड करेंगे, या एसेट साइड करेंगे. और इसके हेडिंग में ऊपर लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ, बैलेंस शीट ऑफ, यहां नेम ऑफ कंसर्न्स और एंटिटीज या जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका नाम, और यहां लिखेंगे एज ऑन. जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको कहा कि दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन अ पर्टिकुलर डेट. सो ये लिखा जाता है यहाँ एज ऑन, एज ऑन, जिस डेट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, आइदर 31 दिसंबर और 31 मार्च, 31 मार्च, जो भी.
ये हेडिंग लिख देते हैं। इसके बाद अब इसमें एक सवाल आएगा बच्चों कि सर किस आइटम को पहले लिखा जाए और किस आइटम को उसके बाद लिखा जाए, क्या इसके लिए भी कोई रूल है क्या सर? रूल वैसा कुछ है नहीं प्रेस्क्राइब्ड, लेकिन एक परंपरा है, ट्रेडिशन है, और उस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हम लोग 2 ऑर्डर फॉलो करते हैं। दोनों में से कोई एक, 2 ऑर्डर से बैलेंस शीट तैयार करने के लिए उसमें से कोई एक ऑर्डर फॉलो करना चाहिए दोनों साइड के लिए। मैं कई बार कुछ विद्यार्थियों को देखा हूं कि एक तरफ तो किसी दूसरे ऑर्डर में रीअरेंज करते हैं एसेट्स के आइटम को, और ऑन अदर हैंड्स दूसरे साइड में वो दूसरे उसको ऑर्डर के अनुसार सारे आइटम्स को अरेंज करते हैं। तो गलत तो नहीं होता है, नीचे टोटल तो मिल जाएगा, लेकिन परफेक्शन नहीं रहेगा, परफेक्शन नहीं आएगा। तो परफेक्शनिस्ट बनने के लिए, परफेक्शन के साथ किसी काम को करने के लिए, इट मस्ट बी फॉलोड, या ऑर्डर मस्ट बी फॉलोड ऑन द बोथ साइड। सर अब ये तो बतलाइए कि आखिर ऑर्डर क्या है? तो 2 ऑर्डर हैं विद्यार्थियों, 2 ऑर्डर हैं। एक पहला ऑर्डर है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, और सेकंड है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। एक ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड सेकंड इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। Students, when we follow the liquidity order for preparing the balance sheet, तो सबसे पहले टॉप में किसको लिखेंगे? जो सबसे अधिक क्विक लिक्विड जो एसेट होते हैं, पहले उनको। सबसे फास्ट लिक्विडिटी किसका है एसेट्स में? कैश इन हैंड का, कैश इन हैंड का। कैश इन हैंड इज मोस्ट लिक्विड एसेट, सबसे अधिक लिक्विडिटी उसकी है। यानी लिक्विडिटी बोलने से क्या मतलब है? लिक्विड एसेट आर दोज विच कैन बी कन्वर्टेड इन कैश क्विकली। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑल करेंट एसेट्स एक्सेप्टिंग द स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर द लिक्विड एसेट्स। सभी करेंट एसेट्स स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़कर सभी लिक्विड एसेट्स होते हैं। तो उनमें भी सबसे टॉप में कैश इन हैंड, जब चाहे तब हाथ में पैसा, विच कैन बी कन्वर्टेड इन कैश क्विकली, कितना जल्द उसको कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में, ये तो कैश इन हैंड। फिर कैश एट बैंक, उसके बाद ये भी काफी लिक्विड है। आजकल तो अब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बस जितना एटीएम में लाइन लगने भर का टाइम लगेगा उतने ही कैश आने में हाथ में टाइम लगेगा। और लाइन भी तो अपन देखते रहते हैं, आगे पीछे ऐसे वैसे हर जगह लाइन फिक्स है। बस लाइन एक ही जगह, अपना जो नंबर है किसी लाइन में वो एक ही जगह फिक्स नहीं है बच्चों। सिनेमा के लाइन में, सिनेमा टॉकीज मूवी देखने जाते हैं तो टॉकीज के लाइन में जब खड़े होते हैं तो अपन पीछे से देखते रहते हैं कि मेरे बाद 1 2 3 4 5 कितना 7वां नंबर मेरा आने वाला है। रेलवे टिकट काउंटर पर जब हम लोग लाइन लगते हैं वहाँ भी अपना नंबर फिक्स हो जाता है कि हमसे आगे 4 लोग हैं तो 5वां नंबर हमारा है, हमसे आगे 10 लोग हैं तो 11वां नंबर हमारा है।
बस जीवन और मौत के द्वार पर ऐसे लाइन में अपन खड़े होते हैं, वहां अपना नंबर कब लगेगा इसकी गारंटी नहीं है। तो यहां बैंक में भी, बैंक से जब हमें विड्रॉ करना है, उसको बैंक बैलेंस को जब कैश इन हैंड के रूप में कन्वर्ट करना है, तो बस उतने ही टाइम लगना है जितना नंबर में हमारा नंबर आने वाला है एटीएम के लाइन में। कैश एट बैंक, इसके बाद डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, फिर इसके बाद स्टॉक, और ऐसे फिर उससे जो कम लिक्विड हैं जो उनको लिखते जाते हैं। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इसके बाद ऐसे फिर फर्नीचर, जो भी हो जो जल्द बेचा जाए, जिसको कैश में कन्वर्ट किया जाए, फर्नीचर, और फिर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब। ऐसे ट्रेडिंग कंसर्न के कॉन्टेक्स्ट में सबसे नीचे गुडविल को रखा जाता है बच्चों। सबसे नीचे किसको रखा जाता है? गुडविल को, क्योंकि गुडविल को कैश में कन्वर्ट सबसे लास्ट में, यानी उसको अकेले बेचा या खरीदा नहीं जाता है। दैट कैन बी कन्वर्टेड इन कैश, दैट कैन बी सोल्ड एंड परचेज, बट नॉट एलोन। जब पूरा इंटायर बिजनेस का सेलिंग अपन करते बेचेंगे, हम लोग पूरा बिजनेस ही अब बेच रहे हैं दूसरे को, तो उस समय गुडविल का वैल्यूएशन होता है। और यानी हम लोग कहते हैं इसीलिए कि गुडविल कैन बी सोल्ड एंड परचेज नॉट एलोन बट टुगेदर विथ इंटायर बिजनेस। जब पूरे बिजनेस को बेचते हैं उस समय, तो उसके केस में। और ऐसे हम लोग, ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है बनाने का। उसी तरह से लाइबिलिटी साइड में भी सबसे पहले अगर कोई क्रेडिटर्स हो मार्केट का, तो क्रेडिटर्स को पहले लिखेंगे, बिल्स पेबल को, ये सब करेंट लाइबिलिटीज हैं, और विच कैन बी पेड द क्विकली। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। इसके बाद फिर शॉर्ट टर्म लोन्स है, शॉर्ट टर्म लोन। फिर इसके बाद लॉन्ग टर्म, जो भी लॉन्ग टर्म डिवेंचर से लाइबिलिटीज हैं उनको अपन दिखाते हैं। सबसे लास्ट में कैपिटल या कैपिटल फंड को दिखाते हैं, नीचे कैपिटल फंड को दिखाते हैं। तो इसमें मैं इसलिए बतला दिया कि कई बार मैं देखता हूं कुछ स्टूडेंट्स की कॉपी कभी कभी, तो इधर तो बनाएंगे, वो कैश इन हैंड से लिखना शुरू करेंगे, सही ऑर्डर में आते हैं, लेकिन इधर जब बनाएंगे तो कैपिटल या कैपिटल फंड को ऊपर लिखेंगे। तो दोनों सिमिलर मैनर में होना चाहिए, सेम मैनर में होना चाहिए। यदि इधर आप लिक्विड ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं तो इधर भी लिक्विड ऑर्डर ही फॉलो करना चाहिए। और परमानेंस ऑर्डर क्या है? इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस जब हम लोग बनाते हैं तो ऑर्डर ऑफ परमानेंस में कुछ नहीं करना है, बस इसको पलट देना है। नीचे वाले को ऊपर से शुरू करना है, जो सबसे बॉटम में रहेगा एसेट साइड का वो ऊपर चला जाएगा, और जो सबसे ऊपर है कैश इन हैंड, दैट विल टेक प्लेस इन बॉटम ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के एसेट साइड के बॉटम प्लेस में वो अपना जगह ले लेगा। ये परमानेंस के ऑर्डर पर जब हम लोग बनाएंगे तब। और इधर कैपिटल फंड को या कैपिटल को ऊपर ले जाएंगे, और क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सभी नीचे आ जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और फिर तो ऐसे ऐसे मैं ऑर्डर बतलाते आपको कुछ आइटम्स भी बतला दिए कि कैसे बैलेंस शीट हम लोग को तैयार करना चाहिए, कौन कौन से आइटम्स जनरली आते हैं।
हाँ, इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है, क्योंकि जनरली जो ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट किसके आधार पर तैयार करते हैं हम लोग? कोई भी एनपीओ अपना बैलेंस शीट दो में से किसी एक आधार पर ही तैयार करता है। मैं पिछली वीडियो में भी इसकी चर्चा मैंने किया था कि यदि वह ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन करता है तो बैलेंस शीट या कोई भी आपका उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ट्रायल बैलेंस के आधार पर तैयार किया जाएगा। और यदि कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन नहीं करता है तब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, बैलेंस शीट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में यानी पेमेंट साइड में जितने भी कैपिटल पेमेंट्स के आइटम होंगे, सिर्फ वहां से रेवेन्यू पेमेंट्स को यहां नहीं लाएंगे, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों तरह के पेमेंट्स दिए हुए होंगे, दोनों तरह के रिसिप्ट्स दिए होंगे, कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल पेमेंट्स, रेवेन्यू पेमेंट्स। तो उसमें से सिर्फ कैपिटल पेमेंट्स को लाएंगे और ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश को भी यहां नहीं लाएंगे, बल्कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक अगर दिया हुआ होगा तो उसको लाकर यहां लिखेंगे। और ये जितने भी एसेट्स हैं वे सभी क्लोजिंग बैलेंस शो करेंगे। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जैसे नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है एसेट्स का, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में पेमेंट साइड में भी दिया हुआ है। जैसे नीचे फर्नीचर दिया हुआ है एक, या ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, सॉरी मैंने क्लोजिंग बैलेंस बोला था, नीचे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 50,000, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 50,000, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में फर्नीचर के लिए दिया हुआ है 25,000। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर द फर्नीचर हैज बीन परचेज्ड फॉर 25,000 और उसमें खरीदा गया है, तो उसको क्या करेंगे, उसमें यहां फर्नीचर के साथ ऐड करके दिखा देंगे। जो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है इसका फर्नीचर का, उसके साथ परचेज ड्यूरिंग द ईयर गिवन इन द पेमेंट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विल बी एडेड। इसी तरह से किसी भी एसेट से रिलेटेड कोई भी ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ हो एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में, और उस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और भी पेमेंट साइड में भी दिया हुआ हो यानी उसका परचेजिंग हुआ हो, तो उसको ऐड करके दिखा देंगे इसमें। और अगर उसका रिसिप्ट साइड में कोई एसेट को सेल करने से अगर रिसीव हुआ हो, जैसे सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर हो, सेल ऑफ बिल्डिंग हो, सेल ऑफ मशीनरी हो, उसको क्या करेंगे, उसको लेस करके दिखाएंगे। यहां जो बिक्री हो चुका, जो सेल हो चुका, उसको लेस कर देंगे, और जो ड्यूरिंग द ईयर परचेज हुआ है उसको ऐड करके दिखाएंगे। ध्यान रखना इस बात को। ये दीज पॉइंट्स मस्ट बी कीप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। यहां उसी तरह से जब कैपिटल फंड हम लोग लिखते हैं तो कैपिटल फंड में अगर कैपिटल फंड दिया हुआ है तो सही है, नहीं दिया हुआ होगा तो कैपिटल फंड हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या बैलेंस शीट एज ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ ईयर, 1 अप्रैल और 1 जनवरी ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके कैपिटल फंड निकाल लेते हैं। वो कैपिटल फंड कुछ नहीं है, ओपनिंग एसेट्स एंड ओपनिंग लाइबिलिटीज का डिफरेंस है। आप उसको ऐसे स्टेटमेंट के रूप में बाहर भी या रफ वर्क करके निकाल सकते हैं, या ओपनिंग बैलेंस शीट के फॉर्मेट में भी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसको यहां रख लेंगे। और इसमें से इसमें ऐड किसको करेंगे, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस आया होगा, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस आया होगा तो उसको ऐड कर देंगे।
और डिफिसिट आया होगा उसको लेस कर देंगे, इधर ये दिखा लेंगे। और अगर किसी भी प्रकार का एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में, एडजस्टमेंट के रूप में अगर दिया हुआ होगा, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम लोग लाइबिलिटी साइड में भी, जो आउटस्टैंडिंग रेंट होगा तो आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सो ऐसा हम लोग दिखा लेंगे इसको। और अगर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अगर कोई हो, जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए चंदा मिल गया हो, अगले साल के लिए रेंट रिसीव्ड इन एडवांस हो, तो दैट विल ऑल्सो बी सोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एज ए सेपरेट आइटम ऑफ लाइबिलिटीज। उसी तरह से अगर कोई प्रीपेड हो, नेक्स्ट ईयर के लिए पेड हो, तो उसको हम लोग एसेट साइड में दिखा लेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस। या कोई इनकम अगर बाकी हो, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड हो, अक्रूड इनकम हो, तो उसको हम लोग, या कोई मतलब जो चंदा मिलना था करेंट ईयर में, सब्सक्रिप्शन मिलना था, मिलना बाकी रह गया है, तो उसको हम लोग यहाँ ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा लेंगे उसको रिसीवेबल के रूप में। और मतलब कहने का मतलब कि जितने भी एडजस्टमेंट्स में दिए हुए होंगे, जितने भी एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में दिए हुए होंगे, सभी का प्रॉपरली और उचित जो भी एडजस्टमेंट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अलावा, वहाँ के बाद बैलेंस शीट में भी करने के बाद हम लोग बैलेंस शीट तैयार करते हैं। और लास्ट में दोनों तरफ इक्वल करके देख लेते हैं। इसके बारे में, इसका जो करेक्टनेस का जो प्रूफ है वो क्या है कि द टोटल ऑफ एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड। अगर ये दोनों बराबर है तो आपके द्वारा बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनपीओज के बिल्कुल करेक्ट हैं। अगर यहाँ दोनों मिसमैच हो रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं, टैली नहीं कर रहे हैं दोनों तरफ के टोटल, तो कहीं ना कहीं एरर हुआ है, उसके फिर हम लोग पड़ताल करते हैं। टुडे दैट्स ऑल, थैंक्स।